Hi friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study Friends. In the current affairs segment, today we are going to discuss about the India's defense export in the last 7 years. आज हम बात करेंगे भारत ने रक्षा से संबंधित जो भी गुड्स हैं उनका कितना निर्यात किया पिछले 7 सालों में, इस पे बात करेंगे आज हम करंट अफेयर्स सेक्शन में। तो आइए एक बार पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चर्चा शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो इंफॉर्मेशन हमारा है और ये जो इसका जो सोर्स जो है लास्ट 7 इयर्स में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट रहा है, यानी 2014 टू 15 यानी 2014-15 टू 2020-21, ये 7 सालों का पीरियड है, 7 वर्षों का। इसमें जो डिफेंस एक्सपोर्ट रहा है वो रुपीस 38,500 करोड़ का रहा है, यानी कि 38,500 करोड़ रुपए का ये एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात रहा है पिछले 7 सालों का। ठीक है, और ये जो सोर्स है, इसका सोर्स कहां से है, तो देखिए ये अजय भट्ट है, जिन्होंने अभी हाल ही में अजय भट्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस है ये, अजय भट्ट, इन्होंने लोकसभा में अभी ये हाल ही में बताया है, यही सोर्स है। ठीक है, आइटम्स जो एक्सपोर्ट हुए ये देखिए, आर्मर्ड प्रोटेक्शन व्हीकल्स, वीपन्स लोकेटिंग रडार, लाइट वेट टॉर्पीडो एंड फायर कंट्रोल सिस्टम और टीयर गैस लॉन्चर्स, ये जो है ये एक्सपोर्ट किए गए, ये जो आइटम्स जो है ये एक्सपोर्ट किए गए, निर्यात किए गए। अब जो ब्रेकअप है कि 7 सालों में कितना हुआ, देखिए 7 सालों में जो हुआ वो देखते जाइए। यहां पर 2014-15 में देखिए 2014-15 में 1940.64 करोड़ का ये हुआ एक्सपोर्ट। ठीक है, 2015-16 में 2059.18 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ, पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। देखिए ये जो है ना, ये इंक्रीज दिखा रहा है पिछले साल के मुकाबले और ये डिक्रीज दिखा रहा है। बस इसको इतना समझना है कि ये जो अप जो एरो जा रहा है ये पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज दिखा रहा है, डाउन जो जा रहा है ये पिछले साल के मुकाबले ये डिक्रीज दिखा रहा है। तो देखिए 2014-15 में 1940.64 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट होता है। ठीक है, जो आइटम होता है डिफेंस आइटम। 2015-16 में 2059.18 करोड़ रुपीस का होता है। ठीक है, 2016-17 में 21.91 करोड़ रुपीस का होता है। 2017-18 में 4682.36 करोड़ रुपीस का होता है एक्सपोर्ट। 2018-19 में 10,746.77 करोड़ रुपीस का होता है। 2019-20 में 9,115.55 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट होता है और 2020-21 में 8,434.84 करोड़ रुपीस का ये एक्सपोर्ट होता है। तो ये आप बस एक ब्रेकअप आप अपने पास रख लें। ओवरऑल जो कंबाइंड अगर देखें तो जो कंबाइंड एक्सपोर्ट है इस 7 सालों का ये है, दैट इज रुपीस 38,500.25 करोड़, यानी 38,500.25 करोड़ रुपए का ये टोटल एक्सपोर्ट है। ये यहां 2014-15 से 2020-21 का जो ये एक्सपोर्ट है 7 इयर्स का। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है 7 सालों का। सोर्सेज मैंने बता दिया कि सोर्सेज क्या है भाई, अजय भट्ट मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस, लोकसभा में इन्होंने हाल ही में बताया। आइटम्स जो एक्सपोर्ट किए गए ये है। अब देखिए कि जो अभी जो प्रेजेंट एक्सपोर्ट हो रहा है, वर्तमान में जो एक्सपोर्ट हो रहा है करीब 75 देशों के साथ एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देशों का नाम का खुलासा नहीं किया गया है, कुछ सिक्योरिटी पर्पस से। ठीक है ना, कुछ पॉलिसीज होती है सरकार की, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से देश हैं इसका खुलासा अभी नहीं किया गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए रीजंस फॉर शार्प इंक्रीज, ये जो इंक्रीज हुआ है देखिए 2014 टू 15 में कितना था, इतना था और यहां
इतना हो गया। तो आप अगर देखें तो बहुत ज्यादा इंक्रीज आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, बीच में जरूर कहीं डिक्रीज भी हुआ है, कहीं इंक्रीज भी हुआ है, लेकिन बहुत ज्यादा 7 सालों में है। हाँ, अच्छा खासा इंक्रीज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका रीजन क्या है इस इंक्रीज का? देखिए 2014 अगस्त 2014 के पहले कोई भी एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं था डिफेंस से रिलेटेड। यहां लिखा हुआ मैंने, नो स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर डिफेंस अंटिल, सॉरी ये अंटिल अगस्त 2014। ठीक है, अगस्त 2014 तक कोई स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट पॉलिसी नहीं था फॉर द डिफेंस। ठीक है, अब जो ये एक्सपोर्ट होता था पहले, ठीक है, ये होता था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थ्रू। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के थ्रू। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक होता था, वो कॉमन था, ये नहीं कि डिफेंस के लिए था, सबके लिए था। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सबके थ्रू था। और यहां रिक्वायरमेंट क्या होता था? एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था फ्रॉम एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। ठीक है, एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो यहां से फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता था पहले जो होता था। ठीक है, उस समय कोई एक्सपोर्ट के लिए कोई स्पेशलाइज्ड पॉलिसी नहीं थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब मोदी सरकार आती है तो उस समय सितंबर 2014 में एक एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी बनाई जाती है। ठीक है, ये स्पेशली डिफेंस के लिए है। एक एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी बनाई जाती है जो कि क्या करता है भाई? पब्लिक और प्राइवेट इंडस्ट्रीज, ठीक है, पब्लिक इंडस्ट्री भी प्राइवेट इंडस्ट्री के पार्टिसिपेशन होता है और ये मिलके सरकार को एडवाइस करती है इस मामले में, यानी डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में सरकार को एडवाइस करती है। ठीक है, डिफेंस एक्सपोर्ट के मामले में, हाँ, यानी कि रक्षा निर्यात के बारे में। ठीक है, तो ये एडवाइस देती है किसको? सरकार को। उसके बाद स्पेसिफिक मार्केटिंग, हाँ, स्पेसिफिक मार्केटिंग की भी पॉलिसी बनाती है ये। ठीक है, कैसे? ये जो टारगेट कंट्रीज हैं, हाँ, वहां कैसे काम करना है, इसके लिए स्पेसिफिक मार्केटिंग की पॉलिसी बनाई जाएगी। ठीक है, तो इसमें ये एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी जो है ये हेल्प करती है। ठीक है, अब टारगेट कंट्रीज, मान लीजिए कोई यूरोपियन कंट्रीज है, वहां हमें कुछ एक्सपोर्ट करना है डिफेंस से रिलेटेड आइटम्स को, तो क्या होगा? देखना पड़ेगा भाई कि कितना करना है, क्या करना है, कितनी जरूरत है, इसके लिए एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, और उन कंट्री को, जो टारगेट कंट्री है, जहां जहां हमें करना है, तो वहां के लिए एक स्पेसिफिक मार्केटिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेशन, ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी है ये कोऑर्डिनेशन करती है कैसे? गवर्नमेंट एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम्स। देखिए बहुत सारे स्कीम्स हैं सरकार के एक्सपोर्ट को, निर्यात को आसान बनाने के लिए, तो आपस में कोऑर्डिनेट करने की भी कोशिश करेगी। हाँ, ये जो स्कीम्स हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करके बहुत सारी चीजों को देखेगी। कौन? एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी जो है ये मोदी सरकार ने बनाया। इसके पहले तक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था, ये कॉमन था सबके लिए, ये स्पेशलाइज्ड नहीं था डिफेंस के लिए। लेकिन अब ये डिफेंस के लिए पॉलिसी बनाई गई। ये कब तक? अगस्त 2014 तक। लिखा है ना, नो स्ट्रेटेजिक एक्सपोर्ट पॉलिसी फॉर डिफेंस अंटिल अगस्त 2014। अगस्त 2014 तक कोई पॉलिसी नहीं थी। जो भी एक्सपोर्ट होता था थ्रू कॉमन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, कॉमन था, सबके लिए था। इसके लिए बस एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट था। कहां से? फ्रॉम एमओडी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। ठीक है, ये एनओसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब मैंने बता दिया कि एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी बनाई गई मोदी सरकार के तहत। उसके बाद एक डिफेंस एक्सपोर्ट, हाँ, स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई गई। डिफेंस एक्सपोर्ट से स्पष्ट है कि एक्सपोर्ट के लिए है डिफेंस एक्सपोर्ट स्टीयरिंग कमेटी। ठीक है ना, ये कमेटी क्या है? एक समिति है। ठीक है, डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए। और इसको हेड कौन कर रहा है? सेक्रेटरी हैं। कहां के सेक्रेटरी हैं? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, हाँ, डिफेंस उत्पादन यानी कि रक्षा उत्पादन विभाग के जो सचिव हैं वो इसके चीफ हैं, हेड हैं। अच्छा, ये डिफेंस एक्सपोर्ट स्टीयरिंग कमेटी जो है, हेड तो है यहां पर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ
डिफेंस प्रोडक्शन के, इसके हेड तो हैं, साथ ही कुछ रिप्रेजेंटेटिव भी लिए गए हैं, जैसे आर्म्ड फोर्सेस से रिप्रेजेंटेटिव लिए गए हैं, उसके अलावा डीआरडीओ से, ठीक है, डीआरडीओ के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से, उसके अलावा डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड भी इसके रिप्रेजेंटेटिव हैं, और भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो एक तो चीफ हो गए, हेड हो गए, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, उसके अलावा बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग जगहों से लिए गए हैं कि जो कि जिनके साथ मिलजुल कर यह विचार किया जाएगा कि कैसे, या किया गया कि कैसे भाई एक्सपोर्ट का प्रमोशन किया जाए। ठीक है, तो ये बातें थी, चाहे तो आप एक बार ले लें स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और स्कीम्स को देखेंगे। अभी देखिए, रीजन फॉर शार्प इंक्रीज जो है, अभी इसमें कुछ और चीजों को देखना है कि क्या क्या और रीजंस रहे, कुछ और रीजंस हैं, अदर रीजंस को भी हम देखते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये जो एक्सपोर्ट में पिछले 7 सालों में जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है, जो इंक्रीज हुआ है, उसके क्या क्या कारण हैं, उसे हमने देखा। अभी जो इंपॉर्टेंट कारण जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और कारणों को जानते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया जिससे कि ये जो डिफेंस एक्सपोर्ट में जो उछाल आया, जो शार्प इंक्रीज हुआ, वो क्यों हुआ। ठीक है, तो दो रीजन तो हम लोगों ने देख लिया अभी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी बनाया गया, क्योंकि पहले जो था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था, कॉमन था वो किसी भी एक्सपोर्ट के लिए, लेकिन स्पेशलाइज्ड एक बॉडी बनाई गई, एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी, ये डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए, इसकी चर्चा हमने कर ली। डिफेंस एक्सपोर्ट स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई, इसकी भी चर्चा हमने कर ली। अभी उसके बाद देखिए और क्या काम किया गया, प्रमोशन थ्रू एम्बेसीज। देखिए, एम्बेसीज के थ्रू भी डिफेंस एक्सपोर्ट को प्रमोट करने की कोशिश की गई। जो एम्बेसीज होते हैं ना, दूतावास होते हैं अलग अलग देशों के, ठीक है ना, जैसे दिल्ली में अलग अलग देशों के दूतावास हैं, तो वहां से भी प्रयास किया गया, वहां बातचीत की गई, ठीक है ना, तो ये एक प्रयास रहा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद इंसेंटिव्स अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की हमने चर्चा की थी कि ये कॉमन एक्सपोर्ट पॉलिसी थी अंटिल अगस्त 2014, सितंबर 2014 से डिफेंस के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी बनाई गई, अभी हमने चर्चा किया था। तो यहां भी जो अंडर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी कहा गया कि जो कंपनीज हैं, जो कुछ ऐसे आर्म्स का या डिफेंस से रिलेटेड जो गुड्स हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और उसे एक्सपोर्ट करती हैं, तो उन्हें कुछ इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे इसके लिए। तो एक तरह से एनकरेज किया गया अलग अलग इंडस्ट्रीज को। तो एक ये चीजें थी, एक ये बात थी। उसके बाद डायरेक्टिव्स टू एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, आप एक बार चाहें तो पहले ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखिए, डायरेक्टिव्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा गया, फैसिलिटेट लाइन ऑफ क्रेडिट टू फॉरेन कंट्रीज थ्रू एक्सिम बैंक। अब समझिए, यहां पे समझने की जरूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को सरकार की तरफ से यह कहा गया कि आप भाई सुविधाएं बढ़ाएं, आसान करें, कुछ फॉरेन कंट्रीज के लिए जो चाहती तो हैं कि वो हमसे इंपोर्ट करें डिफेंस आइटम्स का, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, तो वैसी कंट्रीज को एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक की तरफ से लोन की सुविधा मुहैया कराई जाए। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि लोन की सुविधा मुहैया कराई जाए वैसे देशों को जो चाहती तो है इंपोर्ट करना, लेकिन रिसोर्सेज नहीं है उतने उनके पास, तो उनको लोन की फैसिलिटीज अवेलेबल कराई जाए एक्सिम बैंक के थ्रू, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के थ्रू। ठीक है, तो ये बातें थी। उसके बाद एनओसी, देखिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। पहले क्या था, जब एक्सपोर्ट प्रमोशन बॉडी नहीं बना था, मैंने बताया कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ
ये था फॉरेन ट्रेड पॉलिसी था कॉमन सारे एक्सपोर्ट के लिए। अब इसके लिए क्या करना होता था, सिर्फ एक एनओसी लेना होता था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। लेकिन वहां बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती थी, बहुत सारे बहुत बहुत ज्यादा समय लग जाता था, तो वो बहुत सारी असुविधाएं होती थी एनओसी लेने में, ठीक है। तो अब कहा गया कि नहीं, एनओसी लेने के लिए क्या किया गया कि प्रोसेस को इजी बनाया गया। कैसे इजी बनाया गया, कहा गया कि नहीं ये एक डेफिनेट टाइम फ्रेम में, इतना टाइम फ्रेम है, इसमें एनओसी मिल जाना चाहिए, इसके लिए एक नियम बना दिया गया। तो इसका रेगुलेशन किया गया एनओसी के लिए, ठीक है, कि जिसको भी एक्सपोर्ट करना हो और उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए तो उसको एक डेफिनेट टाइम फ्रेम में मिले, ठीक है ना, आसानी से मिले, ठीक है। तो ये एनओसी के लिए भी एनओसी लेने के लिए भी जो प्रोसेस है उसको आसान बनाया गया। तो मोदी सरकार ने सितंबर 2014 के बाद ये स्टेप्स उठाए जिसके वजह से जो डिफेंस एक्सपोर्ट में जंप आया, हाँ, और ये पॉजिटिव साइन दिए भारत के लिए। लेकिन अभी भी हम इसे बहुत अच्छा नहीं मान सकते। हाँ, एक पॉजिटिव साइन तो हम बहुत अच्छा नहीं मान सकते। क्यों, इसकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। देखिए, व्हाई इंडिया इज फार बिहाइंड इन डिफेंस एक्सपोर्ट, ठीक है, ये तो है उछाल रहा है पिछले 7 सालों में, लेकिन फिर भी हम चर्चा कर रहे हैं व्हाई इंडिया इज फार बिहाइंड इन डिफेंस एक्सपोर्ट। अब देखिए, डिफेंस एक्सपोर्ट में इंडिया का जो रैंक है पूरे विश्व में वो 23rd है। ये 2015-2019 की रिपोर्ट के अनुसार, किसकी रिपोर्ट थी, सिप्री की, हाँ, स्टॉक सिप्री रिपोर्ट थी, ये आती है सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिए, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी एक रिपोर्ट आती है, उसमें भारत का रैंक डिफेंस एक्सपोर्ट में 23rd बताया गया। यहां देखने से तो आपको लग रहा है कि भाई ये तो बड़ा अच्छा रैंक है, 193-94 कंट्रीज हैं, तो उसमें 23rd रैंक बुरा नहीं है, ऑब्वियसली लग रहा है डेटा से। लेकिन अब देखिए आगे आपको पता चलेगा, इंडिया शेयर ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट में जो इंडिया का टोटल शेयर है वो 0.17% है मात्र। इससे आपको पता चल रहा है कि 23rd रैंक होने के बावजूद इस पोजीशन को अच्छा नहीं कहा जा सकता, ठीक है। और आगे भी देखिए, इससे भी पता चलेगा इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस आइटम्स इंपोर्टर। हाँ, इंडिया जो है 23rd तो निर्यात में है, एक्सपोर्ट में है, लेकिन आयात की भी स्थिति देख लीजिए, यानी कि इंपोर्ट की भी स्थिति देख लीजिए। सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस आइटम्स इंपोर्टर, विश्व में भारत सबसे ज्यादा दूसरे विश्व में भारत जो है वो डिफेंस आइटम इंपोर्ट करने के मामले में दूसरे स्थान पे है, सेकेंड लार्जेस्ट डिफेंस आइटम्स इंपोर्टर। अब ये क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है वो बहुत पुअर है, तभी तो मंगाया जा रहा है। आप देख लीजिए ना, राफेल सब तो हम बाहर से ही मंगाए, ठीक है, हम लोगों ने मंगाया ना, अभी राफेल सरकार ने मंगाया, तो ये बाहर से ही आ रहा है। तो ये बहुत अच्छा स्टेट नहीं शो कर रहा है डिफेंस के लिए, ठीक है ना। और एक चीज और भी है, अगर हमें अपने डिफेंस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना है, जो डिफेंस गुड्स बनाते हैं, तो सिर्फ हमारा ये जो डिफेंस इंडस्ट्री है, डिफेंस आइटम्स को प्रोड्यूस करने वाले जो भी इंडस्ट्रीज हैं वो सस्टेन कर ही नहीं पाएंगे सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड पे, ठीक है, सिर्फ डोमेस्टिक डिमांड पे सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना जरूरी है। तो इससे आपको पता चल रहा है क्यों भारत जो है ये पीछे, और भी कारण है, एक तो ये भी आप रीजन देखिए, आगे देखिए। अब यहां भी आपको दिखाई दे रहा है इंडियाज डिफेंस प्रोडक्शन बेस इज वेल एस्टेब्लिश्ड। हाँ, डिफेंस प्रोडक्शन बेस, हाँ, जो डिफेंस का उत्पादन होता है जहां जहां उस तरह की का जो भी हमारा यूनिट है वो वेल एस्टेब्लिश्ड है। क्यों वेल एस्टेब्लिश्ड है, देखिए, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 41 है, 41। क्यों ऐसा है, देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मतलब जहां गन्स, बंदूकें, मशीन गन, ठीक है, पैराशूट और भी डिफेंस से रिलेटेड जो चीजें बनाई जाती हैं वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहा जाता है। तो 41 है। कैसे, जब हम आजाद हुए थे इंडिपेंडेंस के समय 18 था, ये 18, और इंडिपेंडेंस के बाद से 1947 टू
1962 4 और बनाए गए। उसके बाद 62 के बाद एट प्रेजेंट 19 बन चुके हैं, यानी टोटल अगर जोड़े तो 41 है ये। ठीक है, देखिए 1947 में वर्ल्ड वार 2 के समय बहुत ज्यादा प्रोडक्शन किया था जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, उस समय तो ब्रिटिशर्स का रूल था ना। तो ये देखिए, एक तो आपको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 41 है। उसके बाद एचएएल, आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, कभी इसका नाम हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड, ये ए के लिए मैंने एरो लगाया हुआ है। एचएएल, ये पहले ए जो था एयरक्राफ्ट था, लेकिन अब इस ए के लिए एरोनॉटिक्स कर दिया गया है, यानी हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हो गया है। और कब हुआ? 1964 में ये नाम दिया गया इसको, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो बड़ी बात है। आगे देखते हैं तीसरे नंबर पर नेवल डॉकयार्ड मुंबई, जो कि 1817 में एस्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, नेवल डॉकयार्ड, सॉरी यहां देखिए, यहां स्पेलिंग कई बार ऐसा हो जाता है, ये ए होगा। ठीक है, नेवल, इसको इग्नोर कीजिएगा आप लोग, कई बार ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो नेवल डॉकयार्ड मुंबई जो कि 1817 में एस्टैब्लिश हुआ, यानी कि ये भी एक प्रोडक्शन बेस है। उसके बाद नंबर ऑफ डीपीएसयूज, डीपीएसयूज का मतलब डिफेंस प्रोडक्शन, सॉरी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है ना, डीपीएसयूज हमने लिखा है, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स बहुत सारे हैं। ठीक है, जो कि डिफेंस आइटम्स को का प्रोडक्शन करते हैं, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तो इस तरह से देखें कि इंडिया के पास जो है डिफेंस प्रोडक्शन बेस तो जबरदस्त है आजादी के समय से ही। ठीक है, लेकिन फिर क्यों ये दिक्कत हो रही थी? हाँ, व्हाई इंडिया इज फार बिहाइंड इन डिफेंस एक्सपोर्ट? इसका रीजन ये है कि कुछ तो सरकार ने किया है, कुछ तो सरकार ने किया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है देखिए इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट डिफेंस आइटम्स इंपोर्टर, यानी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है। हाँ, अच्छा और एस्टैब्लिश डिफेंस प्रोडक्शन बेस होने के बावजूद ज्यादा हम प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, हम इंपोर्ट पर ज्यादा डिपेंडेंट हैं। इसका मतलब ये है कि इनका जो है, हमारा जो डिफेंस प्रोडक्शन बेस है, उनको मॉडर्नाइज नहीं किया गया है, तो इसको मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। हाँ, इसके लिए मॉडर्नाइज करने के लिए कैसे कैसे हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। हाँ, साथ साथ मतलब जो एक्सपोर्ट का डिमांड है वो भी बढ़े, और साथ साथ हम इनको मॉडर्नाइज भी करें। मॉडर्नाइज करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग जो होगी, जो भी आइटम्स बनाएंगे अच्छे क्वालिटी की होगी। हाँ, विश्व स्तरीय स्तर की अगर क्वालिटी होती है तो ज्यादा डिमांड भी बढ़ेगा हाँ विश्व में। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा कि इन्हें हमें मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। बेस तो हमारा बना हुआ है, बहुत अच्छा है। ठीक है, प्रोडक्शन बेस हमारा बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसको आधुनिक बनाने की जरूरत है। ठीक है, ताकि हम क्वालिटी आइटम को प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा, ऐसा नहीं कभी क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी है तभी कुछ आइटम्स जा रहे हैं, और 0.17% का शेयर भी है ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अब नेक्स्ट टारगेट की बात करते हैं कि नेक्स्ट टारगेट क्या है भाई। तो देखिए, नेक्स्ट टारगेट के बारे में अभी कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कोई वैसा मतलब डॉक्यूमेंटेड कुछ भी इसके बारे में नहीं कहा गया है, लेकिन हाँ 5 फरवरी 2020 को लखनऊ में डिफेंस एक्सपो हुआ था यूपी में। 5 फरवरी 2020 को, पिछले साल, वहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो टारगेट की बात की थी, वो टारगेट नेक्स्ट 5 इयर्स में उन्होंने कहा था कि जो एक्सपोर्ट का टारगेट हो हमारा, वो बढ़ जाना चाहिए। कितने से ये टारगेट रखा गया? $5 बिलियन से इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, और ये जो है, ये अगर इंडियन करेंसी में बात करें तो ₹35,000 करोड़ का इंक्रीज होना चाहिए एक्सपोर्ट में। यानी कि ये नहीं कि 38,500 तो अभी हम कर चुके हैं, 38,500 से, यानी 38,500 से प्लस जाना चाहिए। कितना और ज्यादा? 5 बिलियन का होना चाहिए, यानी और ज्यादा 35,000 करोड़ का होना चाहिए। मतलब एग्जैक्ट 35,000 करोड़ से बढ़ना चाहिए एक्सपोर्ट। ठीक है ना, ये नहीं कि 35,000 करोड़ तक होना है, नहीं, 35,000 करोड़ इंक्रीज करना चाहिए।
एग्जैक्ट जो इंक्रीज होगा वो 35,000 करोड़ का है। लेकिन अब ये तो प्रधानमंत्री ने कहा है, कोविड का भी सिचुएशन आ गया हमारे यहाँ, ठीक है, तो उसके बाद क्या रहता है, हाँ बहुत सारी दिक्कतें आई हैं कोविड में, तो आगे क्या रहता है कह तो दिया है, लेकिन अब बहुत सारी समस्याएं हैं, सरकार के लिए भी समस्याएं होती हैं, तो इस पे कुछ कहा नहीं जा सकता, बट होप कि जो कहा गया है उसके काफी करीब तक हम पहुंच जाएं। हम लोग होप करें कि जो एक टारगेट है प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है तो हम कुछ हद तक पहुंच जाएं, ठीक है, तो देखना होगा, आने वाले समय में पता चलेगा 5 साल के बाद। तो अब अगर आप चाहें तो एक बार फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling.